अस्सलामुअलैकुम। कानून कभी भी रास्ते बंद नहीं करता। लेजिस्लेचर जिस वक्त भी कानून लेजिस्लेट करता है तो वो ना सिर्फ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बल्कि लिटिगेशन ट्रेंड्स को भी हमेशा जेहन के अंदर रखता है। और इसके अलावा मेन इसके अंदर जो रोल है वो चूँकि कोर्ट का है, क्योंकि उसने हर चीज़ के ऊपर, हर सिचुएशन जो एराइज होती है उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करना है जिस वक्त। तो ऑर्डर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जिस वक्त कोई प्रोविज़न मौजूद होगी। और ये प्रोविज़न मौजूद होना क्रिमिनल लॉ में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर ट्रायल कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर्स ना रही हैं, ना अभी मौजूद हैं। लेकिन सिविल लॉ के अंदर अगर इसी बात को जक्स्टा पोजीशन पे आप कंपैरिजन करेंगे तो सिविल लॉ के अंदर बेशक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लॉ है, लेकिन स्टिल लेजिस्लेचर ने ये बात सोची कि इनहेरेंट पावर्स दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रोविज़न किसी सिचुएशन में राइज हो जाती है और कोर्ट जो है वो बंद गली में ना खड़ी हो, लिहाजा उन्होंने उनको कहा कि अगर आपके पास कोई प्रोविज़न अप्लाई ना होती हो और आप स्टिल समझते हैं कि कोई एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो सकता है, तो आप इस इनहेरेंट पावर को यूज़ करके उस टेक्निकलिटी से या उस सर्टन स्पेसिफिक प्रोपोजिशन से आप उससे निकल सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। लिहाजा क्रिमिनल लॉ में जब ऐसा मौजूद नहीं है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि यहाँ पे हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न तो मौजूद होगी। अब आप लोग पहले जो डिस्कशंस हो चुकी हैं उसमें आपने कई चीज़ें सुनी और पढ़ी भी होंगी ओबियसली, जिसके अंदर आपने ये देखा कि बास सिचुएशन के अंदर चार्ज जो है वो अमेंड हो जाता है। और जिस वक्त चार्ज अमेंड हो जाता है तो हो सकता है कि वो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही ना रहे। और ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी जो है वो कोर्ट पे अदम एतमाद कर दे किसी भी रीज़न की वजह से। ये भी पॉसिबल है कि कोई टेरिटोरियल या लोकल जुरिसडिक्शन का इशू अराइज हो जाए, चाहे वो उसी मैजिस्टेरियल कोर्ट का हो या वो सेशन कोर्ट का हो। मैजिस्टेरियल कोर्ट मीन वन मैजिस्ट्रेट टू अनदर हो, या सेशन कोर्ट मीन के मैजिस्ट्रेट टू सेशन कोर्ट का इशू बन जाए कोई टेरिटोरियल या लोकल जुरिसडिक्शन का। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन होगी तो उस सूरत के अंदर उसका अलग से चार्ज फ्रेम किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसके अलावा भी कई सिचुएशन अराइज हो सकती हैं जहां पर एक जज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरा जज उसकी जगह एज्यूम कर रहा है चार्ज आके। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सिचुएशन में पिछले जज की प्रोसीडिंग को कौन सी प्रोविज़न कवर करेगी, क्योंकि अगर ये प्रोविज़न ना होती तो जो ही कोई जज ट्रांसफ़र होता तो आने वाला जज जो है वो ज़ीरो से ट्रायल शुरू करता। और अगर वो भी कंक्लूड करने के नज़दीक पहुंचते तो पता चलता कि उनका भी ट्रांसफ़र हो गया और फिर नए जज आते, उनको फिर ज़ीरो से ये ट्रायल कंक्लूड करना पड़ता। इसके अलावा आप सेंटेंसिंग के अंदर देखेंगे कि जिस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन राइज हो जाए कि जज साहब जो हैं वो सेंटेंस ज़्यादा देना चाहते हैं लेकिन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को वो समझते हैं या वो ये बात समझते हैं कि इसको वो सज़ा नहीं दी जा सकती जो मैं देना चाहता हूँ, बल्कि इसको इन्हांस पनिशमेंट देनी चाहिए। इन सारी सिचुएशन को कवर करने के लिए कानून के अंदर 346 से ऑनवर्ड्स प्रोविजंस मौजूद हैं जो कि हर सिचुएशन को डील कर रही हैं। अब हमने जिस वक्त कॉग्निजेंस देखी तो कॉग्निजेंस में हमने देखा क्या था कि मैजिस्ट्रेट साहब उन 173 की रिपोर्टों को या कंप्लेंट्स को या किसी और सोर्स से अगर उनको कोई क्राइम की इंफॉर्मेशन मिलती है या उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर वो किसी चीज़ की कॉग्निजेंस लेते हैं, तो हमने ये देखा कि जो उनके ट्राइएबल होंगे वो तो अपने पास रख लेंगे और जो सेशन कोर्ट के होंगे वो 192 के तहत वो ऊपर ऑनवर्ड ट्रांसमिट कर देंगे कि आप कॉग्निजेंस ले, आपकी इनडायरेक्ट कॉग्निजेंस है। एक और सिचुएशन हमने कंप्लेंट के अंदर देखी जहां पे आपने देखा कि कंप्लेंट आई
और मैजिस्ट्रेट साहब ने ये समझा कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो हमने फिर देखा कि वो 201 के तहत उसको रिटर्न करेंगे कि जाके मुतलका अदालत के अंदर आप इसको इंस्टीट्यूट करें। अब दूसरी सिचुएशन हम अब ये देखते हैं कि अगर एक ट्रायल रिज्यूम हो गया, कॉग्निजेंस भी ले ली गई, इवन चार्ज भी फ्रेम हो गया, और बाद में जाके कोई एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके अंदर जज साहब समझते हैं या जज साहब को ये महसूस होता है, वहाँ पे वर्ड अपीयर का यूज़ हुआ है, कि अगर उनको ये लगता है कि ये ऑफेंस या केस उनको मज़ीद ट्राई नहीं करना चाहिए, तो उस सूरत के अंदर आपकी 346 जो है ऐसी सिचुएशन को कवर करती है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि कोई जुरिस्डिक्शन का इशू राइज हो जाए, ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी जो है वो उन जज साहब से वो केस किसी रीज़न से सुनवाना ना चाहती हो, ये भी हो सकता है कि जज साहब अपने जेन से या अपनी इंफॉर्मेशन से उनके जेन में ऐसी कोई रीज़न राइज हो जाए जिससे वो समझते हो कि इस केस को अब मुझे मज़ीद नहीं सुनना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि कोई और ऐसी सिचुएशन हो जो कि इसके अंदर कवर नहीं है, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ये सोचें कि अब इस केस को मुझे नहीं सुनना चाहिए, तो 346 सीआरपीसी इन सारी सिचुएशंस का हल देता है। इसके अंदर वो सारी मैजिस्ट्रियल कोर्ट भी कवर हैं कि अगर एक ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल 324 है, और 324 का केस मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आ जाता है, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझते हैं कि ये तो सेक्शन 30 का ट्राइएबल है, तो अब वो क्या करेंगे, तो ये भी 346 के अंदर वो ट्रांसफ़र की पावर उनको दी गई है कि वो इस केस को नहीं सुन सकते, लिहाजा इसको वो भेज देंगे मुतलका मैजिस्ट्रेट साहब के पास। तो ये सारी सिचुएशंस के लिए आपको 346 जो है वो वे आउट दे रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब ड्यूरिंग इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान वो ये समझते हैं कि कोई ऐसी बात है, एनी सच प्रिजम्पशन हैज़ अपीयर्ड, जिसकी वजह से उनको वो केस ट्राई नहीं करना चाहिए, तो इस सूरत के अंदर वो मुतलका मैजिस्ट्रेट साहब या सेशन कोर्ट के थ्रू वो उसको रेफरेंस बनाएंगे, उसके अंदर अपनी रीजंस लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि वो क्यों इस केस को नहीं सुनना चाहते, और इसको वो ट्रायल के लिए किसी और कोर्ट की इंटरेस्टमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे। ये एक सिचुएशन है जो कि मैंने आपको बताई जिसके अंदर 346 यूज़ होगा। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दौराने एविडेंस एक ऑफेंस ट्राई हो रहा था, और उस ऑफेंस को ट्राई करते हुए एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आई, फॉर एग्जांपल कि एक ऑफेंस था वो 354 सीआरपीसी के 354 पीपीसी के अंदर कोर्ट ट्राई कर रही थी किसी एक्यूज को, और शहादत होने के बाद कोर्ट को शहादत में ये लगता है कि ये तो एक्चुअली 354 अप्लाई करता है, और कोर्ट उसके अंदर अमेंडमेंट ऑफ चार्ज की तरफ चली जाती है, तो उस सूरत के अंदर ये वो ऑफेंस होगा जो कि ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई और ऐसा केस भी हो जिसके अंदर फ़र्ज़ करें कोई 322 का केस कोर्ट सुन रही है, जो कि मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की समात है, लेकिन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एविडेंस बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट सोचते हैं कि मुझे कि ये जो एविडेंस है इसके अंदर जो है वो एक्चुअली कत्ले अमद की एविडेंस आ रही है, ये 322 नहीं कत्ले अमद बनता है। तो ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि ये ऑफेंस ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है, तो यहाँ पर 347 के तहत वो इस केस को उस कोर्ट के अंदर रेफ़र कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस और उसको डिसाइड करने के लिए। तो ऐसी सारी सिचुएशंस जो हैं वो 347 में कवर होती हैं। फिर जो प्रीवियस कन्विक्शन का हम लोगों ने देखा कि उसका चार्ज फ्रेम होगा, और फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि फिर उसकी सज़ा ऑर्डिनरी सज़ा नहीं रहेगी, बल्कि अगर चोरी का केस है तो इवन 10 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जो है वो भी इसको
उसी केस के अंदर सज़ा दी जा सकेगी, जो कि आपके स्टैम्प्स के और आपके थेफ्ट के जितना चैप्टर है दोनों में, उन सारे ऑफेंसेस पे अगर कोई रिपीट करता है कन्विक्शन के बाद, तो उस सिचुएशन के अंदर 348 भी ये ऑप्शन दे रही है उस कोर्ट को कि अगर तो कोर्ट समझती है कि मैं इसमें खुद एडिक्वेट सेंटेंस पास कर सकता हूं अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, एक बंदा था, उसने पहले कोई बकरे चोरी का केस था उसके ऊपर, उसके अंदर उसको कोर्ट ने 15-20 दिन सज़ा दे दी, या इवन प्रोबेशन भी हो सकता है करती हो, और सेकंड टाइम फिर वो रिपीट करता है, और चोरी भी ऐसी नॉमिनली होती है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब लाजमी नहीं है कि वो इवन प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव होने के बावजूद वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की तरफ जाएं। हो सकता है कि पहले उन्होंने 15 दिन सज़ा दी थी और इस दफ़ा रेपिटेशन हुई है, तो हो सकता है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक 3 साल सज़ा भी देना चाहें, क्योंकि वो भी उसकी ज़्यादा होगी। इवन रिपीट भी किया, लेकिन ऑफेंस इतना नॉमिनल है कि वो समझते हैं कि मैं इसमें एडिक्वेट पनिशमेंट खुद ही दे दूंगा, तो फिर उनको रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑफेंस के अंदर ऐसी ग्रेविटी हो, लाइक रॉबरी रिपीट हो रही है, डिक्वेटी रिपीट हो रही है, तो उस सूरत के अंदर, या स्टैंप है, स्टैंप के जितने ऑफेंसेस हैं उनमें से कोई सीरियस है कि कोई शख्स जो है वो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कमिट कर देता है सेकंड टाइम में, तो उस सूरत के अंदर 348 वो ऑप्शन दे रही है कि जहाँ पे कोर्ट एडिक्वेट सेंटेंस पास ना कर सके अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक, जो कि उसको सेक्शन 32 से ऑनवर्ड्स बताई गई हैं सीआरपीसी में, तो उस सूरत के अंदर कानून 348 की वो प्रोविज़न दे रहा है कि वो 348 के तहत जिस कोर्ट की वो समात बनेगी जितनी सज़ा देने की, वो उस कोर्ट में भी रेफरेंस जो है उसको भिजवा सकता है। फिर आपकी 349 है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट क्लास 3 को डील कर रही है कि अगर वो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम इसको, मुलजिम को मैं इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए जो कि मेरी एक्चुअल पावर है, जो कि आप सेक्शन 32 में देख लेंगे कि उनकी क्या पावर है, तो वो इसका रेफरेंस बना के उस मैजिस्ट्रेट साहब के पास भिजवा सकते हैं, जो कि ये एडिक्वेट या वो इन्हांस सेंटेंस जो है वो उसको अवॉर्ड कर सकें। तो यहाँ तक जो 349 है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है मैजिस्ट्रेट क्लास 2 और क्लास 3 के लिए। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई रेफरेंस नहीं बना सकता। और फिर यही जो आपकी 349 है, वो नई कोर्ट को भी कुछ पावर्स दे रही है, और ये भी बता रही है कि अगर उस एक्यूज के साथ कोई और को एक्यूज होता है, तो ये भी उनकी पावर है कि वो नई जो एक्यूज हैं वो तमाम को ही उस नई कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ दैट जजमेंट और इन्हांस पनिशमेंट। इसी तरह 349 का जो लास्ट प्रोविज़न है वो इस चीज़ को डील कर रहा है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट साहब को 349 का ऐसा रेफरेंस मिलता है इन्हांस पनिशमेंट का, तो ये लाजमी नहीं है कि उन सारी चीज़ों के ऊपर ही रिलाई करें। 349 की आखिरी प्रोवाइज़ो उनको ये बता रही है कि वो चाहें तो किसी भी विटनेस को दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं, वट एवर इज़ दी प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, जो कि वो समझते हैं कि दोबारा होना चाहिए, तो वो इस प्रोविज़न के तहत वो दोबारा भी कर सकते हैं। और क्लास 2 या क्लास 3 ने जो रेफरेंस भेजा उस सारे के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। फिर आपकी जो बात मैं ट्रांसफ़र की कर रहा था कि सक्सेसर आ जाता है तो किस प्रोविज़न के तहत, तो आप 350 पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये सारी सिचुएशंस कवर्ड हैं कि अगर किसी कोर्ट के पास कोई रेफरेंस जाता है या कोई जज साहब जो हैं उनका तबादला हो जाता है और उनकी जगह कोई नया जज रिप्लेस करता है, तो 350 ये पावर दे रहा है कि 350 के तहत नए आने वाले जो जज हैं या जिनको ट्रांसफ़र हुआ है वो वहीं से चीज़ें रिज्यूम कर सकते हैं जहां से उनको मिली थी, और इस ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की कोई भी
जो है वो इलीगैलिटी नहीं समझी जाएगी। सिमिलरली किसी रीज़न की वजह से अगर नया सक्सेसर या नई कोर्ट जिसको वो केस ट्रांसफ़र हुआ है, अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से समझती है कि न्यू ट्रायल होना चाहिए, तो 350 उनको ये ऑप्शन भी दे रहा है कि आप ज़ीरो से न्यू ट्रायल भी कर सकते हैं। इसी 350 के अंदर फिर आगे एपेलेट कोर्ट्स जो हैं उनके बारे में भी लिखा है कि जहां पर कन्विक्शन हो गई हो, सेशन जज साहब ने की हो तो हाई कोर्ट, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने की है तो उस सूरत में सेशन कोर्ट जो है एज एन एपेलेट कोर्ट उनके पास ये पावर है कि वो जितनी एविडेंस पहले रिकॉर्ड की गई है उस सारे को अगर समझते हैं कि एक्यूज को कोई मटेरियली प्रेजुडिस काज हुआ है तो उस सूरत के अंदर वो उनके पास डिनोवो ट्रायल की भी पावर है, और वो चाहें तो इसके तहत एक्यूज जो है उसको एक्विट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल अराइज होती हैं, और अराइज होने की सूरत में 346 से 350 तक सारी सिचुएशंस को ऐसी डेवलपमेंट्स के अंदर कवर किया गया है।